नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। फेड रेट हाइक्स के डर को दरकिनार करते हुए क्रिप्टो करेंसीज ने देखी बढ़त। अगले हफ्ते से कैश विड्रॉल शुरू करेगा फेल्ड क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल। एसईसी जांच के बीच सूचना छिपाने के लिए कॉइनबेस को करना पड़ रहा है 2 मुकदमों का सामना। डोजकॉइन ने एक और बड़ी रिलीज का किया खुलासा। नियो बैंक रेवोलट कर रहा है अपने क्रिप्टो वर्कफोर्स में 20% तक का इजाफा। नेटफ्लिक्स ने डिसेंट्रलैंड में बनाया ग्रेमैन मेटावर्स एक्सपीरियंस। स्लो वॉलेट ने अटैकर के सामने रखा चोरी किए गए फंड्स को लौटाने के बदले 10% बाउंटी देने का प्रस्ताव। नॉर्थ कोरिया के लाजरस हैकर्स को डी-ब्रिज फाइनेंस साइबर अटैक में ठहराया गया दोषी। रोबस्ट यूएस जॉब्स डेटा के आने से एक हल्की गिरावट के बाद क्रिप्टो करेंसी ने अपनी बढ़त जारी रखी, जिसने फेडरल रिजर्व अग्रेसिव रेट हाइक की आशंकाओं को मजबूत किया। यूएस स्टॉक्स S&P 500 में 0.2% की गिरावट के साथ समाप्त हुए, जबकि टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट 0.5% गिर गया। वहीं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.2% बढ़कर बंद हुआ। यूएस लेबर मार्केट ने जुलाई में 528,000 नौकरियों को जोड़ा। एनालिस्ट्स का अनुमान 258,000 बढ़त का अनुमान है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% के अनुमान से नीचे 3.5% तक देखी गई है। वेज ग्रोथ भी अनुमान से अधिक बढ़ी है, महीने के लिए 0.5% और एक साल पहले की तुलना में 5.2% अधिक, जो ये संकेत देता है कि हाई इन्फ्लेशन अभी भी एक समस्या है। एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि जॉब ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन अग्रेसिव जॉब एडिशंस का मतलब है कि फेडरल रिजर्व अपनी अगली बैठक में इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए और ज्यादा अग्रेसिव तरीके से काम कर सकता है। इन सब के बीच हाल ही में बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1.4% की बढ़त के साथ अराउंड $23,230 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर को 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ अराउंड $1,730 पर ट्रेड करते देखा गया था। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल ने शुक्रवार को कहा कि ये कस्टमर्स को 11 अगस्त से फिएट करेंसी में मैक्सिमम $270 मिलियन की डिपॉजिट्स विड्रॉ करने की अनुमति देगा। ये कदम बैंकरप्सी कोर्ट की मंजूरी के बाद कस्टमर्स को मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक के पास रखे गए फंड्स को विड्रॉ करने की अनुमति देता है। वॉयेजर ने कहा कि रिटर्न रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन द्वारा चल रही जांच के बीच 2 और कानूनी मुकदमों का सामना कर रहा है। ब्रागर ईगल एंड स्क्वायर न्यूयॉर्क बेस्ड एक लॉ फर्म और सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर मुकदमा कर रही है और 14 अप्रैल 2021 और जुलाई 26, 2022 के बीच कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस एफर्ट्स के बारे में फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए मुआवजे की मांग कर रही है। शिकायतों के अनुसार कॉइनबेस ने ये खुलासा करने के बारे में निगलेक्ट किया कि क्लाइंट क्रिप्टो करेंसी को कॉइनबेस में एस्क्रो में रखा गया था और किसी भी बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स की स्थिति में ग्राहकों को कंपनी के सामान्य अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में माना जाएगा। डोजकॉइन फाउंडेशन के डेवलपर मिकी लुमिन ने खुलासा किया है कि मीम कॉइन डोजकॉइन बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक सी लाइब्रेरी लिब डोजकॉइन जारी करेगा, जो किसी को भी डोजकॉइन कंप्लायंट प्रोडक्ट बनाने की अनुमति देता है। सी लाइब्रेरी एक प्रोग्राम है जिसे दूसरे प्रोग्राम द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटीग्रेशन डोजकॉइन फाउंडेशन के यूटिलिटी पर प्राइमरी फोकस देने और इनोवेशन के लिए कम्युनिटी की क्षमता बढ़ाने का हिस्सा है। डोजकॉइन फाउंडेशन के लिब डोजकॉइन ट्रेल मैप के अनुसार डोजकॉइन को वॉलेट अब उन फीचर्स द्वारा सीमित है जो डेवलपमेंट को धीमा कर देती हैं
और इस तरह यूटिलिटीज में बेहतर रूप से सेपरेट हो जाती हैं। रेवोलट लिमिटेड एक ब्रिटिश फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है। ऐसे में अगले 6 महीनों में पूरे यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में हायरिंग के द्वारा अपने क्रिप्टो वर्कफोर्स को 20% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। लंदन बेस्ड कंपनी ने कंप्लायंस और फाइनेंशियल प्रिवेंशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लीगल अफेयर्स सहित 13 क्रिप्टो रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए जॉब लिस्टिंग्स पोस्ट की हैं। क्रिप्टो करंट में रेवोलट के ग्लोबल रेवेन्यू का अराउंड 5% to 10% है और रीसेंट इंडस्ट्री डाउनटर्न से हैरान है। बड़े पैमाने पर स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स डिसेंट्रलैंड मेटावर्स में आ गई है। इसका पर्पस 2 तरह का है। दरअसल मेकर्स रियान गॉसलिंग, क्राइस एवंस और धनुष स्टारर नई एक्शन फिल्म द ग्रे मैन को प्रमोट करने के साथ नए इंटरैक्टिव तरीकों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे ब्रांड अपने फैंस के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो सके। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है और नेटफ्लिक्स के डिसेंट्रलैंड 45 पार्सल की एक्टिवेशन को मेटावर्स मिशन में जाना जाता है। डिसेंट्रलैंड ने फिल्म से एक लैंडस्केप को फिर से बनाया है। स्लोप वॉलेट इस वीक की शुरुआत में लगभग $5 मिलियन के लिए एक्सप्लॉइट किया गया सोलाना वॉलेट प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि अगर अटैकर चोरी की गए फंड्स लौटाता है तो वह अराउंड $450,000 का 10% इनाम देगा। शुक्रवार दोपहर पोस्ट किए गए एक ट्वीट में स्लोप टीम ने सोलाना एड्रेस पोस्ट करते हुए लिखा, इन फंडों की प्राप्ति पर हम इस मामले की जांच नहीं करेंगे या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। टीम ने अटैकर को फंड वापस करने और बाउंटी रिसीव करने के लिए 48 आवर्स का समय दिया है। इसमें कहा गया है कि वह चोरी की गई फंड्स को वापस पाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट और एक लीडिंग ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म TRM लैब्स के साथ काम कर रहा है। एक ईमेल बेस्ड साइबर अटैक के विक्टिम क्रॉस चेन प्रोटोकॉल D-Bridge फाइनेंस का कहना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि अटैक नॉर्थ कोरिया से जुड़े लजारस ग्रुप से हुई थी। हमले को एक ईमेल एड्रेस के रूप में अंजाम दिया गया था जो D-Bridge के को-फाउंडर एलेक्स मर्नो के ईमेल एड्रेस की नकल कर रहा था। हालांकि ज्यादातर एम्प्लॉयज ने सस्पिशियस ईमेल को रिपोर्ट किया, जबकि एक ने संबंधित फाइल को डाउनलोड करके उसे ओपन कर दिया। हैक की कंपनी की जांच नॉर्थ कोरिया के लजारस ग्रुप द्वारा अन्य साइबर हमलों में देखे गए लोगों के सिमिलर अटैक वेक्टर को दिखाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।